नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ तजिया नगार जनाब हबीब अकरम साहब। बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब आपके वक्त का। हजूर, अब बहुत खबरें तो बहुत सी हैं और हम हर खबर पे बात भी कर सकते हैं। आज एक और सीट मिल गई मुस्लिम लीग नून को, लेकिन हजूर ये जो मंजर बन रहा है, ये लगता है तो ये है कि ये जो चौथा दौर आया है इसमें टोटली आपकी जो जमहूरियत से तो कुछ हो नहीं पाया। अब हमें ज़ाहिर है SIFC की ज़रूरत भी पड़ गई है और जो है जिसे अब कहा जा रहा है कि जी प्रो मैक्स होगा आपका हाइब्रिड, और ये नालायकी तो खैर से हमारी अपनी ही है ना। अगर हम जमहूरी लोगों के साथ अपने आप को एसोशिएट करते हैं तो ये चौथा दौर हमें कहाँ लेके जा रहा है हबीब अकरम साहब, टू बिगिन विद? काजी साहब, एक तो ये जो दौर जिससे हम गुजर रहे हैं ये जमहूरी नहीं है। जमहूरी दौर में जो फैसला होता है वो अवाम का होता है और अवाम के फैसले का तयन इलेक्शन के जरिए होता है। जिस असम्बली की आप बात कर रहे हैं कि ये अपना काम नहीं कर पा रही या जिस हुकूमत का तस्वुर ये आगे नहीं बढ़ पा रही, तो इसके तह में वोट कारफरमा नहीं है बल्कि फार्म 47 कारफरमा है। फार्म 45 जो हमारे इलेक्शन रिजल्ट की बुनियाद है वो इसमें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। उसके साथ साथ फिर इलेक्शन कमीशन का जो तर्ज अमल है वो भी महले नजर है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन के पिछले 2 साल के फैसले अगर उठा के देख लें तो उनका कानूनी इस्तदलाल कुछ भी हो, लेकिन वो आखिरी अपने तजिए में वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ ही आए हैं। नो डाउट उनकी बुनियाद किसी न किसी किस्म के कोई कानून होगा, कोई ज़ाब्ता, कोई कायदा होगा, लेकिन जब भी तहरीके इंसाफ की बात आती है तो उसमें हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का कानूनी शिकंजा है वो सख्त हो जाता है। हत्ता कि आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि वो एक इल्ज़ाम दोहराया गया या इल्ज़ाम लगाया गया पाकिस्तान साफ की तरफ से कि शायद हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो आइंदा कनाडा के सफीर होकर चले जाएं। लेकिन इसका जो जवाब जिस अंदाज में आया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस तरह के शरपसंद अनासर से निपटने की अहलियत रखते हैं या इस तरह का मफहूम जो उनकी प्रेस रिलीज में आज दिया गया है, उससे जाहिर होता है कि हमारे आईनी ओहदेदार भी किसी न दर्जे में गुस्से का शिकार है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से। तो लिहाजा जब एक जमात को मुसलसल दबाया जाए उसका जो मैं माफी चाहता हूं, मैं एक आपसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूं, बात आप जारी रखिएगा। एक पार्टी को दबाया जाता है, दूसरी धमाल डालती है, ढोल मंगा लेती है, कहते और कुटो इन्होंने, उसकी बारी खत्म होती है तो दूसरी पार्टी जो है वो उसको कुट पड़ती है, कहते और मारो इन्होंने। भाई जिस पार्टी के मफाद में जब भी धांधली होती है, 18 हो, 13 हो, 8 हो, 24 हो, वो तो ये तो एटीट्यूड इसकी तो हम इन्हीं को जिम्मेदार समझे ना कि जी इक़्तिदार हमें दें, हमारे बच्चों को दें, हमें चाहिए, और अगलों को आप बेशक उनका गला काट दें। ये इसका इल्ज़ाम किसको देंगे आप? देखिए, इसका इल्ज़ाम अगेन मैं आपको अर्ज करूंगा कि जब अवाम फैसला करेंगे और अवाम के फैसले को कबूल कर लिया जाएगा तो फिर इस तरह की पेचीदगियां पैदा नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर अवाम का फैसला जब कबूल नहीं किया जाता और कोई दूसरी पार्टी उसके ऊपर गलत तौर पे हक जमा लेती है तो फिर वो अहल और मुस्तहिक जिसके हक में अवाम का फैसला होता है तो उसको दबाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। ये पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि इस वक्त तो बिल्कुल ये जाहिर और बाहिर कैफियत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निशाना है और तमाम तर जो तीर अंदाजियां है, चांदबारी जो है उसी को। चलें, ये तो ठीक हो गया। अभी साहब मैं एक और सवाल करता हूँ, खबरों की तरफ आते हैं थोड़ा। अब एक नारा साहब की सीट आज मिल गई फिर उनको, यानी रीकाउंटिंग में लाहौर की 2 सीटें खुलने वाली हैं। तो अगर हम ये देखें तो वहाँ भी कोई हुक्मरानी की बजाय एक सोग किसी कैफियत लगती है, क्योंकि वो कहा जा रहा है और बड़े बड़े लोग जगादरी कह रहे हैं खुद कि जनाब ये सीटें खुल रही हैं। अगर ये सीटें खुल गई तो आप भी जानते हैं जो शफाफियत 45 और 47 की है, एक तरफ ये भी बकरा बन रहे हैं, दूसरे भी बकरा बन रहे हैं। तो इस पर ये आपके टेक और आपकी खबरें क्या है कि ये क्यों खोले जा रहे हैं दोनों पार्टियों के जो डब्बे हैं? देखिए, इस तरह अगर तो ये चुनिंदा डब्बे खोलने हैं कि फलां शख्स का डब्बा खोल दिया जाए और फलां शख्स का हल्का खोल दिया जाए तो ये तो एक अलग मामला है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जो इलेक्शन में जो कुछ गलतियां कमीशन से या फॉर्म 47 की सूरत में हुई हैं या किसी भी हमारे निज़ाम के अंदर हुई हैं, उनका तज्जिया करने का या उनको दुरुस्त करने का तरीका एक हल्का पिक एंड चूज करने का नहीं है।
तरीक़ाकार ये है कि वो तमाम सीटें जिनके ऊपर कुछ एतराज़ात हैं उनको एक फोरम पे इकट्ठा किया जाए, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एतराज़ है, PTI को एतराज़ है या किसी भी दूसरी जमात को एतराज़ है, उनको एक फोरम पर इकट्ठा करके उनकी हम मजमूई तौर पर उसके अंदर देखें कि क्या हुआ है। देखिए, एक जगह गलती हो सकती है, दो जगह गलती हो सकती है, लेकिन जहां पे 50-50 पोलिंग स्टेशन, 100-100 पोलिंग स्टेशन में के फॉर्म 45 के अंदर कटिंग हुई है या वहां पर नए फॉर्म बने हैं, तो उनका तरीकाकार क्या है। तो लिहाजा ये अगर तो किसी ने ये सोचा है या इलेक्शन कमीशन ने ये सोचा है कि हमने अपने हाथ में बंदूक रखनी है और जिसको दिल चाहे हमने उसकी कनपट्टी पे रख देनी है, तो ये तरीका तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त तक हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले जो है वो, अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों का हदफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बन जाती है। वो पता नहीं क्यों बन जाती है, वो उसकी कोई गलतियां इतनी बड़ी हैं, कोई गलतियां हैं या उससे कहीं कुछ खता हो जाती है, कहीं वो कानूनी तकाज़े पूरे नहीं कर पाती, कुछ भी होता होगा। लेकिन जहां पे हम देखते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ ही एक तरफ मुसीबत में आ जाती है। अब इस तरफ देख लीजिए, आप इसको बदकिस्मती कह लें, आप इसको हालात का जबर कह लें, आप इसको सितारों की नहूसत कह लें, आप कुछ भी कह लें। अब भी आप देख लीजिए कि जहां जहां ये मामला, जब सीटें वो खुलती हैं जहां पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नुकसान होता है, लेकिन वो नशिस्तों के बारे में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ रास्ता दिखा दिया जाता है जिनका नतीजा जो है वो थोड़ा सा भी खुले तो आपको पता चल जाएगा। इस्लामाबाद की नशिस्तों को देख लीजिए, लाहौर में NA 128 को देख लीजिए, NA 130 को देख लीजिए, पेशावर में नूर आलम खान साहब के हल्के को देख लीजिए, वहाँ पे कुछ नहीं होता। लेकिन बाकी सारे मामलात जो हैं वो ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे तहरीक-ए-इंसाफ को ऐसा लगता है कि उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये तर्ज अमल जो है, ये मेरा ख्याल है कि हमें इन हालात पे गौर करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हालात पे गौर करना चाहिए। लेकिन देखिए, जैसे पहले मेरा नुक्ता था कि एक बलोगत इनमें भी तो होनी चाहिए, मगर एक और में सवाल है जो बड़ा अचंभे का है कि ये क्या फिर बैलेंस करने की पॉलिसी होगी सरकार की तरफ से कि अगर ये मियाँ साहिबान की फैमिली के जो डब्बे खुलने की बात हो रही है, तो क्या इसकी व्हाट इज़ दी, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि जी मियाँ साहब हैज़ डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्राम द फेडरल गवर्नमेंट। फ़िलहाल वो मरीम साहिबा की जो है वो, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि एक अतालीक के तौर पर वो उनको देख रहे हैं, मगर यहाँ भी खबरें पंजाब में आ रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बड़ी परेशान है और मुबैना तौर पर वो कुछ शिकायताना सा रवैया है, क्योंकि मरीम साहिबा वांट्स टू डिलीवर, तो इनकी शायद आदत नहीं है। तो ये कैसे देख रहे हैं ये इन मामलात को आइंदा? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि इस हुकूमत, खा वो मरियम नवाज साहिबा की है, खा वो शहबाज शरीफ साहब की है, इन दोनों हुकूमतों की सियासी साख के ऊपर और अखलाकी साख के ऊपर सवाल है। सियासी साख तो चलिए, दोनों सियासी जमातें हैं, इसके ऊपर ये सवाल चलते रहते हैं, मुखालिफिन उठाते रहेंगे और मोतरजीन भी इस बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक अखलाकी साख है तो वो तो स्टेम कर रही है इलेक्शन से। जब आप देखते हैं कि एक मुतय्यन अंदाज में NA 130 के मखसूस पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पर आप देखते हैं कि पोलिंग स्टेशंस पे यानी वहां पे बाकायदा तौर पर फॉर्म बदले गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हर वो फॉर्म जिसके ऊपर कटिंग है, यानी जिसका टोटल वो अगर X था तो काट के X+ किया गया है या X- किया गया है, तो उसका फायदा नवाज शरीफ साहब को होता है। आखिर ये एक पैटर्न क्यों नजर आता है उनके हल्के में? इसी तरह जब हम PMLN के बहुत सारे हल्के देखते हैं तो उसमें एक ही पैटर्न क्यों दिखाई देता है? जब हम इस तरह जब देखेंगे, ये सूरत हाल देखेंगे कि एक जमात का सरबराह जिसके नाम पे इलेक्शन लड़ा गया और जिसका नाम, एक आपको याद होगा अखबार में बड़ा सा, एक तमाम अखबारात में एक इश्तहार आया था, वजीर आजम नवाज शरीफ, तो इलेक्शन से पहले। हाँ, वो लगता था जैसे अपॉइंटमेंट हो गई है।